जैन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट व्हाटएवर हैज डन इन द नेपाल, सो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट इज व्हाट अति सर्वत्र वर्जते। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। Do anything, but that should be in a limit. And one more thing, a very big congratulations to all of you that India won the match. But let's discuss something about this one. It was what? It was Asia Cup 2025, and winner is we are the winner, है ना? So who was hosting this one? So it was hosted by the United Arab Emirates, and we are the winner. And who is the runner up? If I say that is Pakistan, you know, but from how many wickets he get defeated? From just 5 wickets, है ना? So if I talk about who was highest holding runner, कौन मतलब सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? So he was Abhishek Sharma, and 314 run. He was also from the India, and who has taken highest wicket? He was Kuldeep Yadav. He was also from the India, 17 wickets. So it was all about the little bit about Asia Cup. Okay. So now come to the topic. We will start here today. Earthquake, है ना? So कैन यू डिफाइन व्हाट इज अर्थक्वेक? ऐसा कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है? जस्ट आई थिंक हाँ, एक बार मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा था, देयर आई डिस्कस्ड अबाउट दिस इज व्हाट नेचुरल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कोई बाहर से आकर के, मतलब ये हमारा अर्थ है और कोई आकर के इसको ऐसे ऐसे से हिला रहा है ना? ऐसा नहीं होता है। दिस इज व्हाट नेचुरल फिनोमेना, जिसमें क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको डीप अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द कैन यू सी दिस वन? ओके, लीव इट। वी विल डिस्कस फ्रॉम द पेपर। सपोज कि मैंने क्या किया, यहाँ से पेपर लीजिए। अभी देखो, इसको अगर मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर दूं फ्रॉम हियर, दिस वन फर्स्ट लेयर, दिस वन इज सेकंड लेयर, एंड दिस वन इज थर्ड लेयर। सो क्या होता है, सियाल, सीमा, नेफे, ये 3 टाइप्स होते हैं। देखो अभी क्या करना मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। वी विल डिस्कस मोर डीपर द अर्थक्वेक इन दी जियोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। सो बट अभी क्या है ना, थोड़ा सा आप इसको सुन लोगे तो आगे की चीजें रिलेट करने में आपको थोड़ा सा क्या होगा, इजी होगा। सो अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है ना, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, जिसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, है ना? सो इसी में सब खेल होता है, ठीक है? इसी में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या करती हैं, अपने आप में चेंजेस करती हैं, जिसके अलग अलग नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं, 2 पेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है? देखो अगर ये 2 प्लेटें हैं, दिस इज बोथ व्हाट 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अगर देखो क्या हो रहा है कि ये प्लेट्स ऐसे आ रही हैं, और एक प्लेट ये दूसरा नीचे चला जा रहा है, ये भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये वाली सिचुएशन यू कैन सी देयर इज अ डायग्राम, दिस इज कॉल्ड व्हाट कन्वर्जन। कन्वर्जन, ओके। डाइवर्जन क्या होता है, जब ये दोनों प्लेट्स क्या होती हैं, ऐसे दूर जाती हैं, जिससे क्या होता है, नीचे का जो मैग्मा होता है ना, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। बस आप सुनो थोड़ा देर, अभी देखो आगे का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ व्हेन द बोथ प्लेट्स गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, एंड बीच में क्या हो जाता है, एक ट्रेंच बन जाती है, एक ट्रेंच बन जाती है। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, सॉरी सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। जैसे अगर ये 2 प्लेट्स हैं, अगर दूर चली जा दूर पड़ रही है, तो बीच में ऐसे ट्रेंच बन जाता है, जिसको डाइवर्जन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ बाउंड्रीज, जिसमें क्या होता है कि ये प्लेट्स ऐसे ऐसे मूव करती है, कैन यू सी? ऐसे 2 प्लेट्स हैं, ये ऊपर चली जा रही है, नीचे चली जा रही है ना? हालांकि ऊपर नीचे नहीं है, लेफ्ट टू राइट वाली कंडीशन थी। सो इट वाज ऑल अबाउट द सिचुएशन। अर्थक्वेक हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, अभी आपको कुछ टेंशन नहीं लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि आप डिफिनेशन बताओ, ये सारी चीजें आई जस्ट एक्सप्लेन फॉर द रिलेट, कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओ, लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टली सुन पाओ। क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट? हालांकि डिफिनेशन पूछेगा नहीं, बट स्टिल आई हैड मेंशन हियर कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने इंक्लूड किया है आपको। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो ऑन द टेलीग्राम एंड सर्च शांति आईएएस, यू विल गेट देयर, है ना? So what, according to the United States Geographical Survey, that is what an earthquake is. Wait, an earthquake is. Let me take highlighter. An earthquake is what? Shaking of surface अर्थ, रिजल्टिंग क्या हो रहा है उसमें, सर्टेन रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से। और लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आई जस्ट डिस्कस क्या होता है लिथोस्फीयर, अभी आपको मैं डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ। देखो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सेंटर है, इसमें 3 लेयर होती है, ठीक है, सियाल, सीमा, निफे। अब जो ये आउटर लेयर वाला ये वाला पोर्शन है ना, इसी को लिथो कहते हैं, ये वाला ऊपर वाला एकदम पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्रिएट ए सेस्मिक वेव। अब ये देखो, ये हमारा अर्थ है, और यहाँ से देखो एक पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है अर्थक्वेक। सो इस पॉइंट से जो वेव्स निकलती हैं, है ना, वेव्स के अभी हम बात करते हैं, वेव्स जो निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सेस्मिक वेव बोलते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं,
बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराते चलूँ, वेव्स कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर ओनली 3 वेव्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एंड साउंड वेव्स एंड बॉडी वेव्स। अब इसमें से ना तो इलेक्ट्रॉनिक वेव होते हैं, हाँ बीच में हम लोग पी वेव, एस वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि प्राइमरी वेव जो होता है वो थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी किसकी आ जाती है, साउंड वेव की होती है, बट नॉट कम्प्लीटली, बट ऐसा मतलब देखने को मिलता है, मतलब कहीं कहीं पे उसको बिलीव किया जाता है कि मतलब पार्शली यू कैन से कि प्राइमरी वेव इज व्हाट काइंड ऑफ साउंड वेव, नॉट कम्प्लीटली, है ना। सो इट वाज ऑल अबाउट द सेस्मिक वेव। जियोलॉजिकल डिफिनेशन क्या कहता है, एन अर्थक्वेक, सॉरी नेचुरल फिना, क्या है नेचुरल फिना, भाई नेचुरल फिनोमिना होगा, अर्थक्वेक इतनी मतलब लार्ज अमाउंट पे होती है, ऐसा कोई मैन मेड कॉज तो हो नहीं सकता है ना। मैन मेड कॉज होता है कहाँ पे, जब आप एटॉमिक ब्लास्ट करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पे ये मैन मेड कॉज की वजह से भी अर्थक्वेक आने के चांस रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय द रैपिड रिलीज एक्यूमुलेशन, सॉरी release of accumulated stress in the earth and crust due to the tectonic और नॉन टेक्टोनिक फैक्टर। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, देखो मैंने 3 डेफिनेशन इंक्लूड किया है, और इसमें से आप कोई भी एक अपने दिमाग में रख सकते हो या फिर तीनों के कोर पॉइंट को कंबाइन करके आप अपना खुद का भी बना सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो अर्थक्वेक क्या होता है, becomes the disaster when it impact overall local coping capacity, leading to death, destructions and disturbance. So it was all about the disaster। देखो डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आई कैन गिव यू गारंटी दिस विल कम्स लाइक कि आपको ना थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा सा लिखना रहेगा मेंस में, और प्री में भी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यूएसजीएस की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जियोग्राफिकल सर्वे की अगर मैं बात करूँ, तो इसके कुछ पॉइंट्स को लेकर के मेंस ऑप्शन बनाए जा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूएसजीसी, और आपको ऑप्शन मिल सकता है। सो यू कैन सी क्या है कि शेकिंग ऑफ सरफेस अर्थ रिजल्टिंग मूवमेंट एंड रिलीज एनर्जी इन द लिथोस्फीयर दैट क्रिएट अ सेस्मिक वेव, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, सो ज्यादा लोड नहीं लेना है, हालांकि ऐसा कुछ आता नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ सेस्मोलॉजिकल कुछ टर्म के बारे में, तो हाइपो सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है और सेस्मिक वेव क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। देखो अभी मैं बात कर रहा था, ये जैसे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ से सपोज करो कि मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ नीचे वाले जो पॉइंट है जिस पेन की नींव दिख रही होगी, यहाँ से अगर आपका जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है लिथोस्फीयर के लिए, एनर्जी जो निकल रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, और इसी के जस्ट ऊपर इस वाले पॉइंट पे यहाँ यहाँ जो सरफेस है ऊपर एक पॉइंट बनता है, फोकस पॉइंट बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं। और सेस्मिक वेव क्या आता है, अगर मैं थोड़ा सा अगर ये लेजर पेन होता तो मैं क्या करता, यहाँ से इसको ऐसे निकालता, तो इधर उधर जिस डायरेक्शन में भी मैं मूव करता तो देखोगे कि पेन की साइड उधर चली जा रही है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट हाइपो सेंटर क्या होता है, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये क्या है हमारा हाइपो सेंटर, ईपी सेंटर के अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ईपी सेंटर बोल रहे हैं। और सेस्मिक वेव क्या होती है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो ऐसे वेव्स एनर्जी निकलती है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, कभी कभी ऐसे सीधे जाता है, तो प्राइमरी वेव क्या होता है, ऐसे सीधे जाता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी वेव क्या होता है, ऐसे कर करके ऊपर आ जाता है, तो ये बहुत डेंजरस होता है ना। वेव्स कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक वेव, साउंड वेव्स और बॉडी वेव्स। तो हमारा जो अर्थक्वेक में कौन सी वेव होती है, बॉडी वेव होती है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक। हाँ अब यहाँ से देखो, बॉडी वेव में क्या है, प्राइमरी वेव है और सेकेंडरी वेव है, और सरफेस वेव में क्या है, एल वेव्स है। ठीक है, तो समझते हैं बॉडी वेव्स। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए, जो बॉडी वेव मतलब कि इसमें 2 टाइप्स है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो क्या होती है, बहुत ही डेंजरस होती है, बट इसको डेंजरस कंसिडर नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया, जैसे अगर मैं पेपर लूँ, तो इसकी जो थर्ड लेयर है ना, ये अर्थ के अंदर अंदर ही क्या करती है, तेजी से मूव करती है, ये सीधे डायरेक्शन में मूव करती है। तो क्या होता है कि प्राइमरी वेव का इम्पैक्ट हम लोग को उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन सेकेंडरी वेव क्या होती है, ये ऐसे रहेगी ना, ये सीधे आएगी, और जैसे ही सीधे आएगी ना, तो ये सरफेस पे ऐसे मूव करने लगती है, तो हम लोग को इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए एक्चुअली में कैपेसिटी अगर अगर बात की जाए तो प्राइमरी वेव की होती है, बट डिस्टर्बेंस कौन ज्यादा क्रिएट कर रहा है, तो वो सेकेंडरी वेव क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें मैग्नीट्यूड अगर बात करें, तो ये रिएक्टर स्केल पे इसको क्या किया जाता है, रिएक्टर स्केल पे इसको मेजर मेजर किया जाता है।
मेजर किया जाता है। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो मॉडिफाइड न्यूमेरिकली इंटेंसिटी, जिसको शॉर्ट में एमएमआई कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, इसके दो टाइप्स कैसे कौन कौन से, कॉज क्यों कैसे वो रिजनेट हो रहा है, और डेप्थ कितना इसका डेप्थ मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कॉज की अगर बात करूँ, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि फर्स्ट अभी हम लोग डिस्कस की है, प्लेट्स का मूवमेंट, है ना। वोल्केनिक, अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, एक अगर मैं बात करूं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक हमारा ओशनिक प्लेट है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं ना कि मैग्मा फॉर्मेशन के। तो जब ये आपस में डिस्टर्बेंस होते हैं ना, टकराते हैं, तो क्या होता है, बीच से ऐसे निकलने के चांसेस है। दूसरा चीज क्या है कि अगर दो प्लेट्स हैं, कहीं पे भी इसको वीक पॉइंट मिल रहा है, ठीक, और नीचे मैग्मा फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसे यहाँ से निकलने के चांस होते हैं। तो अब जब ये मैग्मा निकल रही है तो प्लेट्स में मूवमेंट आएगी, बस वही तो होता है। मूवमेंट ही तो क्या होता है, मूवमेंट ही तो हमारा क्या है, अरे मूवमेंट ही हमारा अर्थक्वेक है। तो जब मैग्मा नीचे फॉर्मेशन हुआ है, एनी हाउ कहीं अगर वीकर पॉइंट मिलता है मैग्मा रिलीज होने के लिए, तो मैग्मा भी काइंड ऑफ क्या है, एनर्जी है। तो एक देखो एनर्जी निकल रही है, जिससे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है प्लेटों में, और अर्थक्वेक फॉर्मेशन हो गया, कोलैप्स, है ना, एक्सप्लाइड, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट, केमिकल ब्लास्ट। अभी हम लोग ये चीजें देखें, मतलब टेस्ट वगैरह में भी प्लेट्स में का बहुत बहुत ज्यादा वो होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि आप दिवाली आ रही है ना, अभी नवरात्रि चल रहा है, तो एक पटाखा फोड़ के देखना कि मतलब उसमें से कितना वेव निकल रहा है। आप सोचो ये कितना हाई लेवल पे एटॉमिक बम वगैरह होता है, प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसकी कितनी मतलब इम्पैक्ट पड़ता होगा, है ना। डेप्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं, सैलो फोकस, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस। सैलो फोकस में 70 किलोमीटर तक की रेंज होती है, जो कि अभी नेपाल में 2015 में आया था, तो वो सैलो फोकस ही था। इंटरमीडिएट में 70 टू 300। अच्छा देखो, इसको आपको डेटा याद रखनी है, और कहीं से रिसेंट में जब भी कहीं पे अर्थक्वेक आता है, तो आपको आप इस लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यू नो समथिंग, है ना। सो आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। और ग्लोबल डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर। अब देखो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं इसमें। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, कनाडा, मैक्सिको, और अमेरिका, ईस्ट ईस्टर्न एशिया वाला पार्ट आ जाएगा, फिलीपींस हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो ज्योग्राफी हम लोग इसको डिस्कस करें, अभी मुझे इतना नहीं याद आ रहा। हम्म, ठीक है। सो ये लगभग 80% जो भी रिंग ऑफ फायर के पोर्शन है ना, उसमें उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, एल्पाइड हिमालयन बेल्ट, मिड अटलांटिक रेज ओशियन। अब बात करते हैं अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी इन इंडिया की। तो इसमें 4 जोन डिसाइड किए गए हैं BIS के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, 2002 में इसमें बताया गया कि जोन 2 जो होता है वो लो रिस्क कैपेसिटी का होता है। लो रिस्क कैपेसिटी, जोन 3 हमारा मॉडरेट होता है, जोन 4 हाई रिस्क, और जोन 5 हमारा वेरी हाई रिस्क। देखो, अभी इसके पहले जो हम लोग डेटा वगैरह डिस्कस किए हैं, सेम उसी तरह ये भी है। टाइम पे अर्थक्वेक आता है, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि जोन 2 का अर्थक्वेक आया हुआ था, जोन 3 का अर्थक्वेक था, इस टाइप से। पास्ट में अगर जो बात करें कि आपका 1934 में बिहार और नेपाल में आया था, लगभग 8 रिएक्टर की स्पीड से, है ना। 1993 में 6.4, एंड 2001 आई थिंक यू नो दिस वन। 2015 में अगेन नेपाल में 7, जिसमें 9000 की डेथ हो गई थी। सबसे ज्यादा भुज वाला था, उससे इम्पैक्ट पड़ा था। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो फिर फिजिकल जियोलॉजिकल ग्राउंड, सॉरी, ग्राउंड रैप्चरिंग, फोल्डिंग हो जाती है, मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, मूवमेंट प्लेट की वजह से, सॉइल का डिसबैलेंस हो जाना, लिक्विफिकेशन, लैंडस्लाइड, सुनामी। ह्यूमैनिटेरियन की बात करें तो मास कैजुअलिटीज, डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल दोस। इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, इंडस्ट्रियल लॉस, शटडाउन, रिड्यूस इन द GDP। अब देखोगे कि इसकी स्पीड इम्पैक्ट अभी हम लोग डिस्कस किए, 700 का डाउन देखने को मिलता है। तो इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस होता है। अभी देखो म्यांमार में आया हुआ था, तो बहुत सारा मतलब बिल्डिंग वगैरह क्या हो गई, बेकार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया। पॉलिटिकल एंड सोशल गवर्नेंस, गवर्नेंस स्ट्रेस। तो गवर्नेंस को स्ट्रेस इसलिए है ना कि आपको सोसाइटल इंश्योरेंस, सिक्योरिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम होता है। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, मैं तो पार्लियामेंट में बैठा हूँ सेफ नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो टू डायरेक्टली पार्लियामेंट, व्हाट आर यू डूइंग, वी आर स्टक इन दिस सिचुएशन, आप कर क्या रहे हो, है ना। दिस इज द लॉ। ओके,
अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से आपको समझना है कि डिजास्टर साइकिल मैनेजमेंट की साइकिल कैसे काम करेगी। मिटिगेशन, इस लेवल पे आप क्या बोल सकते हो, कर सकते हो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाओ, है ना, और सॉरी रेट्रोफिटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। लैंड यूज जोनिंग, मतलब कि पहले से डिसाइड कर लो कि कौन से जोन में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, कौन से में कम रहते हैं, तो उस हिसाब से आप बिल्डिंग बनाओ, ऐसा नहीं कि कहीं भी बिल्डिंग बना दो। और दूसरी चीज़ प्रिपेयर्डनेस, पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी ड्रिल एंड अवेयरनेस इन द स्कूल, लोगों को बताया जाए कैसे क्या चीज़ें होती है ना। स्टॉक विल स्टॉक फिलिंग, इमरजेंसी किट रिस्पांस, इमीडिएट रिस्पांस कहीं भी आता है तो आप पहले से ही आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप जाके आप उस चीज़ को क्या करो, कवर कर पाओ। रिकवरी की अगर बात किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन, ब्लैक बिल्ड ब्लैक बेटर, सेंडाई प्रिंसिपल। सेंडाई प्रिंसिपल हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस किए हैं। बेसिकली कुछ है नहीं, मतलब डिजास्टर रिडक्शन रिडक्शन के लिए वो लोग प्लानिंग करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो एनडीएमए, आईएमडीए, आईएमडी, एनआईडीएम, एनडीआरएफ और स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी इंक्लूड होती है। हाँ, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की, अच्छा देखो अभी गया ह्यूजो सॉरी ह्यूगो फ्रेमवर्क। तो जापान ना, मतलब कि सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको ना अर्थक्वेक, सुनामी, मतलब कितना आपदा इसको झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तो यही झेलता है। तो इसने क्या किया, लोगों को बुला करके मतलब चाय पीने के लिए बुलाया, बोला देखो यार, मतलब इससे बहुत लोगों को नुकसान होता है, ये नहीं बोला कि सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ह्यूगो में बैठ के सब लोग चाय पी रहे थे और एक प्लानिंग कराए जिसमें क्या बोला कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। जिससे क्या बन गया, ह्यूगो फ्रेमवर्क बन गया और वही फिर सेंडाई फ्रेमवर्क बन जाता है 2015 को 13 के लिए प्लानिंग की है। अभी हम लोग 13 वाले प्लान पे चल रहे हैं। इसमें क्या है, अंडरस्टैंड द डिजास्टर रिस्क, समझना है क्या है ना। स्ट्रेंथन द गवर्नेंस, गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करना है। इन्वेस्ट इन द DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, कि आप पॉलिसी वगैरह बना, इंश्योरेंस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो इंश्योरेंस लोग खरीदेंगे तो पैसे देंगे, आप वो पैसे से आप क्या कर सकते हो, उसका प्लानिंग कर सकते हो जहाँ पे भी आपदा आती है। बिल्डिंग बैक बेटर, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आते रहते हैं और हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। रिसेंट की अगर एग्जांपल मैं लूँ तो टर्की हो गया, सीरिया हो गया, में अभी आया था मैग्नीट्यूड इसका 7.8 पे था, ठीक है। 8 डेथ 50,000, ठीक है। नेपाल में भी अभी आया था, मध्य प्रदेश में भी आया हुआ था। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखने वाली बात है, आप मेंस में इंक्लूड कर सकते हो। अर्बनाइजेशन विदाउट सेस्मिक सेफ्टी, लोग मतलब कहीं भी घर बना ले रहे हैं। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, इन्फोर्समेंट सेटलमेंट हाई रिस्क, लैक ऑफ कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस, लिमिटेड अर्ली वार्निंग। अब इसको डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और बहुत मॉडिफाइड करके लिखा गया है, ठीक। सो इट वाज ऑल अबाउट दी अर्थक्वेक। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कुछ कुछ बच्चा कमेंट करके छोड़ा हुआ है कि सर हाउ टू कंट्रोल अट्रैक्शन, अगर कोई बोल रहा है कोई लड़की मुझे पसंद करती है तो क्या करना चाहिए। देखो मैं तो कहूंगा कि मत ही करो, डोंट डू। ये क्यों करना है, अगर आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, यू बी इन अ कैपेसिटी कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करो। वाई आर यू वंडरिंग हियर एंड देयर डियर, बी इन अ कैपेसिटी, बिल्ड योर स्ट्रेंथ। आप अपने ऊपर काम करो ना, सो दैट पीपल शुड अट्रैक्ट टू यू। वाई आर यू अट्रैक्टिंग, मैं तो ये बोलूंगा यार, बस फोकस करो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने में, ठीक है। वाई आर यू अट्रैक्टिंग, क्वेश्चन ही गलत है कि हाउ टू कंट्रोल, है ना। यू जस्ट आस्क हाउ टू बी अट्रैक्टिव, है ना। पढ़ो, बॉडी बनाओ, खाओ पियो, ऐस करो, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।